हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों, मैं राज भास्कर फ्रॉम स्टडी जोन वीआईपी गली मेला पेंटा। आज आपके लिए लेके आया हूँ मैट्रिक्स चैप्टर, क्लास 12th का सबसे एक इम्पॉर्टेंट और एक नया चैप्टर जिसका नाम आपने शायद पहले नहीं सुना होगा। ठीक है, मैट्रिक्स, जिसे कि हिंदी में आव्यूह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है जो हम लोग स्टार्टिंग से कॉमन लाइफ में रिलेटेड है, कॉमन लाइफ में हम लोग यूज करते आए हैं। ठीक है, लेकिन ये इसका नाम जो है शायद जिंदगी में पहली बार सुनने को मिला होगा। चलिए देखते हैं मैट्रिक्स है क्या। देखिए मैट्रिक्स को अगर डिफाइन करें तो इसका डिफिनेशन जो है बिल्कुल इजीली आप भी बता सकते हो। मैट्रिक्स है क्या, तो कुछ नहीं, मैट्रिक्स एक तरीका है। ठीक है, मैट्रिक्स एक तरीका है जिसमें कि आप दिए गए कोई भी चीज, वस्तु हो, संख्या हो या छात्र हो, किसी भी चीज को आप एक आयताकार रूप में सजाने का काम करते हो। मतलब क्या हुआ कि इसका सीधे डिफिनेशन हम दे सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं, दिए गए वस्तुओं को आयताकार रूप में सजाना ही आव्यूह कहलाता है। कहने का मतलब दिए गए हैं, वस्तु हैं, छात्र हैं या वस्तु हैं या संख्या है या कोई सामान है, उसको बस एक आयताकार रूप में सजाने का काम करना ही आव्यूह कहलाता है। मतलब नॉर्मली डिफिनेशन यहाँ पे क्या दिए गए वस्तु को या संख्या को या किसी भी चीज को आयताकार रूप में सजाना ही आव्यूह कहलाता है। देखिए इसमें थ्योरी पे अगर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो आपका चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम आपके पास कह दें आपके पास 4 संख्या है, 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम कह दें आव्यूह के रूप में सजाइए, तो देखिए आव्यूह कहता क्या है, दिए गए संख्याओं, वस्तु या छात्रों या लोगों या किसी भी चीज को आयताकार रूप में सजाइए। ठीक है, तो वो आव्यूह कहा जाएगा। मतलब क्या हुआ कि उसे एक अच्छे रूप में, सुसज्जित रूप में सजाइए। ठीक है, तो यहीं पे चारों संख्या को अगर हम सजाना चाहें सुसज्जित रूप में तो कितने तरीकों से सज सकता है। देखिए एक तो कि एक के पीछे हम एक को रख सकते हैं, ये भी देखने में लग रहा है कि सुसज्जित रूप में है। या कोई ये भी कह सकता है कि हम इस रूप में भी तो लिख सकते हैं, ये भी एक सुसज्जित रूप में है। या कोई कह सकता है कि हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ये भी एक सुसज्जित रूप में है। लेकिन अगर आप यही चीज लिखते हो इस तरीके से तो क्या ये सुसज्जित रूप में है? नहीं। कहने का मतलब क्या हुआ कि दिए गए संख्याओं को वैसे रूप में लिखिए जिसको कि अगर घेराबंदी किया जाए तो एक आयत का रूप मिले। ठीक है, किसका रूप मिले? आयत का रूप मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि आव्यूह जो है डायरेक्ट रिलेटेड होता है इस चीज से, आयत से। ठीक है, और जो आयत के बारे में थोड़ा सा भी जानते होंगे उनको इस चैप्टर में दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, देखिए डिफाइन क्या किए, आव्यूह है क्या, तो आव्यूह एक तरीका है, एक मेथड है जिसके अनुसार दिए गए किसी भी चीज को, चाहे तो वो वस्तु हो, संख्या हो, छात्र हो, लोगों हो, कोई भी चीज है, उससे आयताकार रूप में सजाना ही आव्यूह कहलाता है। अब देखिए छोटी छोटी बातें जो है वो मैं आपको लिखवाऊंगा, लेकिन डिफिनेशन में बोर्ड पे नहीं लिखाऊंगा, ये आपको नोट्स में जो पीडीएफ के तौर पे दिया जाता है उसमें आपको मिलते चला जाएगा। देखिए अगर पॉसिबल है तो आप लोग क्या कीजिए, टेलीग्राम पे स्टडी जोन के नाम से एक चैनल है, स्टडी जोन वीआईपी गली मेला रोड टेंटा के नाम से चैनल है, जिसमें कि ऑल वीडियो साथ ही साथ आपका पीडीएफ भी वहां पे डाल दिया जाता है। या फिर इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए जहां की आपको पीडीएफ और साथ ही साथ सारा वीडियो भी आपको मिल जाएगा, और जो दिक्कत होगा वो पर्सनली आप इस नंबर से पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, अभी देखते हैं क्या आव्यूह पढ़ रहे हैं। तो आव्यूह हम बताने से पहले एक छोटी छोटी बातों को बता दें। आव्यूह फिर से वही बात रिपीट कर रहे हैं, है क्या।
हर कोई पूछता है अवयव पढ़ रहे हो है क्या। तो अवयव एक तरीका है जिसमें दिए गए वस्तुओं को आयताकार रूप में सजाने का काम किया जाता है। कहने का मतलब एक सुसज्जित रूप में सजाने का काम किया जाता है, उससे हम अवयव कहते हैं। ठीक है, उस तरीके को अवयव कहते हैं। देखिए छोटी छोटी बातें हैं क्या, अगर हम अवयव के रूप में लिखना चाहें तो सबसे पहली बात आती है, क्या आती है, जो सुनिएगा। देखिए अगर हम अवयव के रूप में लिख रहे हैं तो अवयव जो है डायरेक्टली रिलेटेड है किस चीज से, आयत से। मतलब क्या हुआ कि आयत के बारे में बहुत ऐसा चीज है जो हम पढ़े थे क्लास चौथा पांचवा छठा में, वही सेम चीज जो है हम यूज करने वाले हैं क्लास 12th में। मतलब क्या हुआ कि बेसिक आप पहले पढ़ चुके हो, बस उसके आधार पे थोड़ा सा और कुछ बड़ा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्या होता है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले छोटा पॉइंट जो है उस चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, तो देखिए अगर हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं या कोई भी लड़का आपके पास में है या कोई भी एक संख्या है तो उसका एक नाम होता है। जैसे कोई लड़का आपके सामने खड़ा है, जैसे मैं ही खड़ा हूं आपके सामने, तो मेरा एक नाम है। जिस नाम से कोई भी मुझे बुलाएगा तो मुझे पलट के देखना होगा, या किसी को भी अपने नाम से बुलाया जाए, उसके नाम से बुलाया जाए तो शायद वो देख ही लेगा। जैसे अगर कोई संख्या है, कोई संख्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका भी तो एक फिक्स नाम है ना, कोई पढ़ेगा। एक संख्या है तो एक संख्या कौन सी संख्या है, तो कोई भी कह सकता है कि यह संख्या कौन सी है, 4 है। ठीक उसी प्रकार अवयव में क्या कहा जाता है, हर अवयव को एक अपने नाम से सूचित किया जाता है। ठीक है, नाम से सूचित किया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हर एक अवयव का अपना एक नाम होता है जिसे कि हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से सूचित करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले अवयव का जो नामकरण होगा, नामकरण जो होगा वो किससे सूचित किया जाएगा, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से। अंग्रेजी के किस अक्षर से, बड़े अक्षरों से। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिएगा, अगर कोई भी अवयव है, कोई भी अवयव है, समझिए कि उसके अंदर कुछ ना कुछ बंद होगा तभी वो अवयव के रूप में बनेगा, आयत के रूप में बनेगा। तो है क्या, तो कोई भी अवयव जो है उसे आयत के रूप में दिखाने के लिए उसे या तो बड़ी कोष्ठ के अंदर या फिर छोटी कोष्ठ के अंदर या कहीं कहीं पे मंझली कोष्ठक के अंदर भी रखा जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर शामिल होने वाले, इसके अंदर शामिल होने वाले अवयव को कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। किसके अंदर रखा जाता है, कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। ठीक है, चाहे तो वो बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो वो मंझली हो जाए या चाहे तो वो छोटी हो जाए, तीनों में से किसी भी कोष्ठक के अंदर रखा जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब जब कोष्ठक का बात हम कर रहे हैं तो कोष्ठक क्यों लिखा गया है, कोष्ठ के अंदर हम रख क्यों रहे हैं, रख रहे हैं सिर्फ इस चीज के लिए कि उस अवयव को हम बंद करके रखना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि इसका जो अंत है यहीं पे हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या है। देखिए अब तीसरी बात क्या होती है इसमें, जब कोई अवयव है तो जैसे आयत है तो आयत को क्या लिखा जाता है, आयत को लिखा जाता है लंबाई गुने चौड़ाई के रूप में। ठीक है, आयत को लिखा जाता है लंबाई गुने चौड़ाई के रूप में। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम आपसे कह दें छोटी सी बात, अगर कह दें कि मेरे घर में दरवाजा है 6x3 का, इसका मतलब क्या हुआ कि हर कोई समझेगा 6 फीट ऊंचा है या 6 मीटर ऊंचा है और 3 मीटर चौड़ा है। कहने का मतलब 6 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है, या फिर 6 फुट लंबा है 3 फुट चौड़ा है। कहने का यही मतलब है। ठीक उसी प्रकार जब आयत है तो इसको भी दिखाने के लिए उस चीज का जरूरत पड़ेगा। तो जैसे वहां पे इस चीज को भुजा बोलते हैं, आयत में क्या बोला जाता है, भुजा, सेम उसी चीज को यहाँ पे क्रम से नाम दिया जाता है। कहने का मतलब अगर कोई भी अवयव है
तो उसका एक अपना क्रम होगा। क्रम होने का मतलब क्या है, जैसे आयत में आप देखते हो लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, ठीक उसी प्रकार जब हम अवयव में जाते हैं तो यही लंबाई का जो काम है वो करेगा आपका रो, और चौड़ाई का जो काम है वो करेगा आपका कॉलम, जिसे कि हिंदी में पंक्ति तथा स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी अवयव है तो उसका एक क्रम होगा जिसे कि हम रो इंटू कॉलम के रूप में सूचित करेंगे। ठीक है, जहां पे रो हिंदी में कहा जाता है पंक्ति और कॉलम जिसे हिंदी में कहा जाता है स्तंभ। ठीक है, अगर इसको समझने की कोशिश करें तो इसको आप लंबाई भी बोल सकते हैं, इसको आप चौड़ाई भी बोल सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि क्रम। क्रम का मतलब है क्या, क्रम का मतलब है रो इंटू कॉलम। रो जिसे हिंदी में पंक्ति कहा जाता है, या इसे लंबाई कहा जाता है, या इसे पहले आने के चलते एक अक्ष भी बोल सकते हैं, और कॉलम जिसे बाद में आने के चलते आप बाई अक्ष से भी बोल सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसको आप x इंटू बाई से भी सूचित कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली जो होता क्या है, कॉमनली कॉलम को आपको m/n से सूचित किया जाएगा। ठीक है, m/n से सूचित किया जाएगा अगर लिखा हुआ है 3/2। ठीक है, अगर लिखा हुआ है 3/2, इसका मतलब क्या हुआ, आपसे पूछा जाए कोई अवयव है 3/2 का, इसका मतलब क्या हुआ कि पंक्ति की संख्या कितनी है 3 और स्तंभ की संख्या कितनी है 2। कहने का मतलब नंबर ऑफ रो कितना हो गया 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया 2। तो चलिए, जब इतना चीज हम देख चुके हैं तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, इसको जिसे लिखना होगा वो इस चीज को लिख लीजिएगा, बाकी आपके नोट्स में भी मिल जाएगा, और नोट्स को और इस चीज को साथ साथ रख के पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। जैसे आपके पास अभी क्वेश्चन था, 4 संख्याएं दी हुई थी 1 2 3 4। ठीक है, आप इसको कितने तरीकों से सजाए थे, 3 तरीकों में सजाए थे। वो तरीका क्या क्या था उस चीज को देखिए। पहला तरीका शायद आपने लिखे थे इस तरीके से 1 2 3 4। ठीक है, दूसरा तरीका जो यूज हुआ था वो था 1 2 3 4, और तीसरा तरीका जो यूज हुआ था वो था 1 2 3 4। देखिए, अभी तक ये अवयव का कंप्लीट रूप है नहीं। कंप्लीट रूप में कब आएगा, तो आपको सबसे पहले बताए हैं अवयव का नामकरण। नामकरण जो होगा हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से होगा, लेकिन नामकरण तो करेंगे बाद में। सबसे पहले क्या देख लेते हैं, अवयव है तो क्या अभी तक बंद हुआ है, नहीं, तो बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, कोष्टक का उपयोग करते हैं। कोष्टक में कौन सी कोष्टक, तो आपको तीनों में से जो मर्जी करे उपयोग कीजिए, बड़ी कोष्ट, छोटी कोष्ट या मंझली कोष्ट, तीनों में से जिसकी मर्जी हो वो यूज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। लेकिन जनरली आपका हर जगह पे जो है बड़ी कोष्टक का ही उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम इन तीनों को घेरने का काम करते हैं। चलिए, पहले को घेर लिए, ठीक है, दूसरे को घेर लिए, ठीक है, तीसरे को घेर लिए। ठीक है, देखिए आपको हर जगह पे नजर आ रहा है 3 अवयव शामिल है, 3 अवयव बना हुआ है जो कि 4 अवयवों से ही मिलके बना हुआ है, 1 2 3 और 4। लेकिन अंतर क्या है कि 4 अवयवों से ही मिलके बना हुआ है अवयव। अंतर क्या है कि तीनों का देखने का रूप अलग है। ठीक है, ये नजर आ रहा है इस रूप में, ये नजर आ रहा है इस रूप में, और ये नजर आ रहा है कुछ अलग। तो चलिए ऐसा क्यों है, इसके लिए हम जानते हैं सबसे पहले क्या होता है। तो चलिए, अगर बात की जाए अवयव है, इसको बंद कोष्टक के अंदर रख दिए तो ये बन गया अवयव। ठीक है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, आयत की तरह लग रहा है। अगर इन दोनों रेखाओं को मिला दिया जाए तो शायद आयत ही बन जाए। लेकिन अब इसका नामकरण करते हैं।
तो नामकरण जब भी होगा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से होगा, तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लिया जाता है बी और इसको मान लिया जाता है सी। चलिए ये हो गया इसका नामकरण, ठीक है। लेकिन अब इसमें बात आती है कि एक आव्यूह, यहाँ पे तो 3-3 आव्यूह है, ठीक है, लेकिन एक आव्यूह है, तो आव्यूह है तो क्या क्या होगा, सबसे पहले उसे बड़ी कोष्टक के अंदर रखा गया होगा, उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, और जब कोष्टक के अंदर बंद है तो कुछ ना कुछ तो उसका लंबाई चौड़ाई होगा, जिसे कि क्रम भी बोला जाता है। तो अब देखिए कि इसका क्रम क्या है। तो क्रम अगर ना समझ में आए लंबाई चौड़ाई, तो सीधे सीधे याद रखिएगा क्या, 2 चीज। क्रम जो होता है उसे हम m/n से सूचित करते हैं, जिसे कि नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम भी कहा जाता है। मतलब क्या, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या भी कहा जाता है। अब कोई पूछ सकता है भैया पंक्ति क्या होता है या स्तंभ क्या होता है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, हम डिफाइन कर दे रहे हैं इस चीज को। देखिए, अगर आप आयत लिख रहे हो तो आयत जब भी बनाओगे तो इसमें 2 भुजाएं होती है, एक होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई, जिसे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष भी कहा जा सकता है। तो सेम कहानी यहाँ पे है पंक्ति। पंक्ति कहते किसको हैं, तो पंक्ति कहते हैं एक्स अक्ष के सापेक्ष आने वाली रेखाओं को पंक्ति कहते हैं, और वाई अक्ष के सापेक्ष आने वाली रेखाओं को स्तंभ कहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, पंक्ति किसे कहा जाता है, तो एक्स अक्ष के सापेक्ष जितनी भी रेखाएं आएंगी उसे पंक्ति कहा जाएगा, और वाई अक्ष के सापेक्ष जितनी भी रेखाएं आएंगी उसे स्तंभ कहा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आव्यूह ए में देखा जाए, तो ए में अगर देखा जाए तो ए में पंक्ति कितनी है, तो एक्स अक्ष के सापेक्ष कितनी रेखाएं आई हैं, देखिएगा, खुद से गिनने की कोशिश कीजिए। एक्स अक्ष के सापेक्ष कितनी रेखाएं आई हैं, 1 2 3 4, मतलब एक्स अक्ष के सापेक्ष 4 रेखाएं आई हैं, तो नंबर ऑफ रो कितना हो गया, 4। अब देखिएगा, स्तंभ है ना, स्तंभ, तो वाई अक्ष के सापेक्ष कितनी रेखाएं आई हैं, तो 1। कहने का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया, 1। अगर कहें कि इस चीज का क्रम लिखिए, तो इसका क्रम कितना हो गया, क्रम किस रूप में होता है, m/n के रूप में होता है, जिससे कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कहा जाता है। मतलब इसका क्रम क्या हो जाएगा, 4/1। और एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, आव्यूह के सबसे निचले कॉर्नर पे ही उसके क्रम को लिखा जाता है। कहने का मतलब क्रम हम यहां न लिख के डायरेक्ट हम यहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो जिस तरीके से ये कंप्लीट हुआ है, ठीक उसी तरीके से हम अगले वाले को भी कंप्लीट करते हैं। तो देखिएगा, अगर क्वेश्चन नंबर बी में कहा जाए, बी भी एक आव्यूह का ही रूप है, उससे डिफरेंट है, ये इस तरीके से था, ये इस तरीके से है। तो लिखने का फॉर्मेट कुछ भी क्यों ना हो, जब एक बार समझ चुके हैं तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट होना चाहिए, चाहे तो वो किसी भी तरीके का क्यों ना हो। तो दूसरा चीज देखिए इसमें आपको 2 चीज निकालना है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। नंबर ऑफ रो मतलब पंक्ति की संख्या, पंक्ति का मतलब होता है एक सच। देखिएगा, सिंपली समझिए, जो पहले आएगा वो एक सच, जो बाद में आया वो वाई अक्ष। तो एक सच के सापेक्ष कितनी रेखाएं हैं, 1 हो गया, 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब दूसरी भाषा में हम आपको कह दे नंबर ऑफ कॉलम कितना है, गिन के बताइए। तो जिनको नहीं समझ में आएगा उनके लिए फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, पहला अक्ष, दूसरा अक्ष, तीसरा अक्ष, ये चौथा अक्ष। कहने का मतलब वाई अक्ष के सापेक्ष 4 रेखाएं हैं, तो वाई अक्ष के सापेक्ष 4 रेखाएं हैं, मतलब नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया, 4। इसका क्रम दीजिएगा, तो क्रम क्या होता है, m/n, जहां पे पहला m का मान, दूसरा n का मान।
मतलब क्रम क्या हो गया इसका 1/4 आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक का नहीं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन का भी क्रम निकालने का कोशिश कीजिए, तो क्रम जैसे ही निकालिएगा तो शायद कुछ लोग बता देंगे कि इसका क्रम जो है 2/2 होगा। क्यों होगा, देख रहे हैं x अक्ष के सापेक्ष दो रेखाएं और y के सापेक्ष भी दो रेखाएं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका क्रम कितना हुआ 2/2। इसका मतलब कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रो जो हुआ वो है 2 और नंबर ऑफ कॉलम है वो भी कितना है 2। कोई दिक्कत यहां तक का नहीं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इस चीज में। ठीक है, अगर हम आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें कहने का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन हम आपके पास दे रहे हैं। देखिएगा एक चीज तो पक्का समझ लीजिए, जो क्रम होगा क्रम को गुणन के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, गुणन के रूप में लिखा जाता है। देखिए गुणन के रूप में कहने का मतलब क्या हुआ, गुणा करके नहीं लिखा जाएगा, गुणा के रूप में लिखा जाएगा। ये तरीका सही है, न कि ये तरीका सही है। ठीक है, गुणा करके नहीं लिखना है, बस उस रूप में लिख के छोड़ देना है। ठीक है, चलिए अगर हम आपसे कहें कोई आव्यूह है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई आव्यूह है a जिसका क्रम जो है वो है 5/4। ठीक है, जिसका क्रम कितना है 5/4। ठीक है, तो अगर हम कहें नंबर ऑफ रो कितना होगा, तो जो पहले आएगा वो एक सच रो का मतलब होता है एक सच, तो नंबर ऑफ रो कितना हो गया 5। नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, तो जो बाद में आएगा वो बाईएच और बाद में कौन आया है, कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर तीसरा क्वेश्चन आप देखें तो तीसरा क्वेश्चन क्या होता है, अगर किसी अवयव का क्रम पता है, ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछ दे उसमें शामिल होने वाले अवयवों की संख्या कितनी है। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था, 4 अवयव थे, 1 2 3 4, तो क्रम क्या क्या बना था 4/1, 1/4 या 2/2। तो ठीक उसी प्रकार क्या पढ़ रहे हैं, जो देखिए अगर कोई अवयव है, ठीक है, उसके क्रम दे दिए गए हों और कह दे उसमें शामिल होने वाले अवयवों की संख्या, या अवयव को दूसरी भाषा में प्रविष्टि भी कहा जाता है, प्रविष्टियों की संख्या। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें कि अवयव का क्रम है 5/4, तो शामिल होने वाले कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, कुल अवयवों की संख्या। तो कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो कुछ नहीं, जो क्रम है उसको गुणन के रूप में गुणा करके आंसर दे दीजिए, वही हो गया अवयवों की संख्या। अगर समझ में ना आए तो थोड़ा सा बैक चले जाइए। 4 एकम 4 है ना, 4 अवयव, टोटल कितना अवयव है 4, 4 एकम 4, 2 दूनी 4। कहने का मतलब यहां से आपका तीसरा क्वेश्चन ये भी कंप्लीट होता है कि अगर किसी अवयव का क्रम आपको पता हो, अगर क्रम है 3/4, ठीक है, अब पूछ दे कुल अवयवों की संख्या, तो कुल अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, बोलिएगा, गुना करके आंसर दे दीजिए, हो गया कुल अवयवों की संख्या। कोई दिक्कत यहां तक का नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस चीज को मिटाते हैं। देखिए अब रिवर्स भागते हैं। क्या रिवर्स चलते हैं, जैसे पहले क्या हुआ, क्रम पता था तो अवयवों की संख्या हम ज्ञात कर चुके थे, ठीक है, किया ना, अवयवों की संख्या ज्ञात कर चुके थे। लेकिन अब क्या होगा, अवयव की संख्या हम दे देंगे और आपको क्रम की संख्या बतानी होगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम क्वेश्चन दे दें, यदि अवयव में, यदि किसी अवयव में
किसी अव्यूह में अवयवों की संख्या 8 है तो संभावित क्रम की संख्या क्या होगी? संभावित क्रम की संख्या क्या होगी? देखिए, पहले क्या था, क्रम दिया हुआ था तो अवयव की संख्या ज्ञात करना था। अब अवयव की संख्या दिया हुआ है तो क्रम की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं कीजिए, जब क्रम की संख्या क्रम दी हुई थी तो गुणन करके लिख देते थे अवयव की संख्या। अब जो है क्या है, अवयव की संख्या दी हुई है ना, अवयव की संख्या दी हुई है कितना, 8, तो क्रम की संख्या बतानी है। ठीक है, क्रम की संख्या बतानी है, तो देखिएगा 8। सबसे अच्छा उपाय क्या है, आप गुणनखंड कीजिए। जैसे 8 को कितने रूप में आप लिख सकते हैं, तो कोई कहेगा 1 गुना 8, कोई कहेगा 8 गुना 1, कोई कहेगा 2 गुने 4, कोई कहेगा 4 गुना 2। क्या और रूप हो सकता है? और रूप हो सकता है? नहीं। मतलब क्या हुआ कि संभावित क्रम की संख्या कितनी हो गई, 4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक उसी प्रकार यदि क्वेश्चन कह दे अवयवों की संख्या 24 है तो संभावित क्रम की संख्या कितनी होगी? संभावित क्रम की संख्या कितनी होगी? चलिए जल्दी से क्लियर कीजिएगा। कितना, अवयवों की संख्या कितनी है, 24। तो 24 है तो 24 को आप कितने रूप में लिख सकते हैं? जल्दी से बोलिएगा, 24 को आप कितने रूप में लिख सकते हैं? तो 24 को कितने रूप में लिख सकते हैं, सोचिए। सबसे पहला क्या हो जाएगा, चलिए इधर लिखते हैं, ऊपर वाले को थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, तो 24 को आप कितने रूप में लिख सकते हैं, इस चीज को लिखिए। सबसे पहला 24 गुना 1, तो पलट दीजिए, 1 गुना 24, 12 गुने 2, 2 गुने 12, 8 गुने 3, 3 गुना 8, 6 गुने 4, 4 गुना 6। शायद मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। क्या 24 को इससे ज्यादा भी आप लिख सकते हो? नहीं। मतलब कितने तरीकों से लिख सकते हो? 8 तरीकों से। कहने का मतलब है संभावित क्रम की संख्या कितनी हो गई, 8। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत है हम तक का? नहीं। कहने का मतलब यदि क्रम की संख्या पता है तो अवयवों की संख्या भी निकाल सकते हैं, और यदि अवयवों की संख्या पता है तो क्रम की संख्या भी ज्ञात किया जा सकता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्या हम जा रहे हैं, इसमें थोड़ी से और हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा क्या, पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा और देखने जा रहे हैं। जो देखिएगा है क्या, देखिए स्टार्टिंग से मैं आपको बता चुका हूं क्या, वो ध्यान से सुनिएगा। अवयव को हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। सबसे पहला कहानी, यदि कोई अवयव है तो उसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर कोई अवयव है, ठीक है, कोई अवयव है तो उसे बिल्कुल कोष्टक के अंदर ही रखा जाएगा। ठीक है, कोष्टक के अंदर रखा जाएगा, और साथ ही साथ उसे अपने क्रम के साथ भी दर्शाया जाएगा। क्रम के साथ दर्शाया जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसे MYN से सूचित किया जाता है। मतलब इसे MYN के साथ दर्शाया जाएगा। यदि इसी चीज को थोड़ा सा दूसरे रूप में लिखें, अगर कोई अवयव है, ठीक है, जिसका क्रम है 2/2, ठीक है, तो इसे किस रूप में लिखा जाएगा? देखिए, तो जिस रूप में लिखना है उस रूप में तो लिख चुके हैं, लेकिन
मेरे कहने का मतलब है कि इसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो हाँ होगा। क्या होगा उस चीज को समझिएगा। तो देखिए, अवयव में शामिल होने वाले अवयव इसके अंदर जब भी आएंगे तो इसी का अवयव शामिल होगा, इसी का जान पहचान का होगा। ठीक है, तो अवयव के अंदर जो अवयव शामिल होते हैं उसे हमेशा, ऑलवेज, एनी टाइम, हमेशा जो है अंग्रेजी के छोटे अक्षर से सूचित किया जाता है। ठीक है, जब भी शामिल होगा तो अंग्रेजी के छोटे अक्षर ही शामिल होंगे और साथ ही साथ उसे अपने स्थिति के साथ दर्शाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ वो आप समझिएगा। ठीक है, आपको समझना होगा। क्या बोले, किसी भी अवयव को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के साथ, बड़ी कोष्ठ, मंझली या छोटी कोष्ठ के साथ उसे अपने क्रम के साथ दर्शाया जाता है। ठीक है, तथा उसमें शामिल होने वाले अवयवों को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से सूचित किया जाता है तथा उसे अपने स्थिति के साथ दर्शाया जाता है। उसे अपने स्थिति के साथ दर्शाया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ जो देख लीजिएगा। अंग्रेजी के छोटे अक्षर यहां तक तो सही है कि ए का बाल बच्चा छोटके रहेगा, अब बी का बाल बच्चा छोटके भी रहेगा। ठीक है, लेकिन उनके स्थिति को दर्शाने के लिए यहाँ पे जो है आई जे का उपयोग किया जाता है। क्या, तो आई और जे, ठीक है, इसको सूचित किया जाता है। किस चीज को, अवयव को, जहां आई क्या है, रो, और जे क्या है, कॉलम। ठीक है, तो अब देखिए किस रूप में होगा उसको समझिए। 2x2 है, इसका मतलब क्या हुआ आपको समझ में आना चाहिए कि पंक्ति दूगो माने एक सच के सापेक्ष दूगो रेखा, स्तंभ भी दूगो माने बाई अक्ष के सापेक्ष भी दूगो रेखा। ठीक है, अच्छा, कुल अवयव की संख्या कितना, दो दूनी चार, कुल अवयव रहेगा 4 गो। तो सोचिए ए है तो ए के बाल बच्चा हमेशा छोटके रहेगा, तो पहले का लाइन में दूगो हो गया, दूगो, दूसरा का लाइन में दूगो हो गया, दूगो। कोई दिक्कत है यहां तक का। तो हम पढ़े हैं अवयव में शामिल होने वाले अवयवों को अंग्रेजी के छोटे अक्षर से सूचित किया जाता है। छोटे अक्षर से सूचित कर चुके हैं, लेकिन उससे अपनी स्थिति के साथ दर्शाया जाता है। अपने स्थिति के साथ दर्शाया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ जो समझिएगा। जैसे देखिए, ये कहाँ है, पहला रो में, ये कहाँ है, पहला कॉलम में। देखिए पहले किसको लिखते हैं, रो को, बाद में कौन आता है, कॉलम। तो पहला रो है तो पहला रो लिखा गया, पहले का कॉलम है तो पहले का कॉलम लिखा गया, ये दूसरा कॉलम है, दूसरा का कॉलम लिखा गया। ठीक है, ये क्या रो है, दूसरा रो है, तो रो को पहले लिख देते हैं, कॉलम को बाद में, तो केमा कॉलम, पहला कॉलम, ये कौन सा, दूसरा कॉलम। तो देखिए यही हो गया पढ़ने का तरीका। पहला के पहला में आया हो गया 1 1, पहला लाइन के दूसरा नंबर पे आया हो गया 1 2, दूसरा लाइन के पहला नंबर पे आया 2 1, दूसरा लाइन के दूसरा नंबर पे आया क्या हो गया 2 2। कोई दिक्कत यहां तक का नहीं। अगर हम आपको कह दें कोई अवयव है बी 3y2 का, ठीक है, इसके अवयवों को फुलफिल कीजिए, इसके अवयवों को लिख के दिखाइए कि क्या हो सकता है। तो सोचिएगा, अगर कोई अवयव है 3y2, इसका मतलब दो बातें तो फिक्स हो जाती है। क्या क्या, x के सापेक्ष 3 रेखाएं आएंगी, तो x अक्ष के सापेक्ष 3 रेखाएं, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, और ये हो गया तीसरा पंक्ति। y अक्ष के सापेक्ष कितनी रेखाएं आएंगी, 2 रेखाएं आएंगी, मतलब कॉलम, पहला कॉलम, और ये हो गया दूसरा कॉलम। चलिए अब अगर हम लिखने की बात करें अवयव को, तो अवयव को लिखेंगे तो a का बाल बच्चा छोटका है, तो बड़का b के बाल बच्चा तो छोटका नहीं रहेगा,
तो उसे छोटकी बी से हम दर्शाएंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि पहला पंक्ति में भी 2 अवयव हो गया बी, दूसरा में भी 2 अवयव हो गया बी, तीसरा में भी 2 अवयव हो गया बी। लेकिन अवयवों को दर्शाने के लिए अंग्रेजी के छोटे अक्षरों के साथ ही साथ उसे अपनी स्थिति के साथ दर्शाया जाता है। स्थिति कहने का मतलब क्या हुआ? स्थिति कहने का मतलब सिर्फ एक ही चीज है, क्या? जो दर्शाने वाले हैं उसको समझिए। पहले पंक्ति में है तो पहले लिखते हैं पंक्ति को, यही है स्थिति। दूसरे पंक्ति में है तो दूसरा को लिख दिए, तीसरे पंक्ति में है तो पहले के जगह पे क्या आ गया? 3। अब दूसरे में बाई एच को लिखते हैं ना, स्तंभ को लिखते हैं। कौन सा स्तंभ है? पहला स्तंभ 1 1 1, कोई दिक्कत? दूसरा स्तंभ है 2 2 2। अगर इस चीज को पढ़ें तो आप ये भी कह सकते हैं पहला लाइन का पहला नंबर या 1 1, पहला लाइन का दूसरा नंबर 1 2, दूसरा लाइन का पहला नंबर 2 1, दूसरा लाइन का दूसरा नंबर 2 2, तीसरा लाइन का पहला नंबर 3 1, तीसरा लाइन का दूसरा नंबर 3 2। ठीक है, कहने का मतलब इस तरीके से लिखने से आपका क्या हो जाता है, आपका अवयव क्लियर हो जाता है कि किस जगह पे कौन सा अवयव आएगा। अगर हम कह दें 3 2, 3 2 का मतलब फिक्स है कि वो तीसरा पंक्ति के दूसरे स्तंभ में ही आएगा, मतलब तीसरे पंक्ति के दूसरे नंबर पे ही आएगा। अगर हम कह देते हैं बी 4 3, इसका मतलब क्या हुआ कि वो चौथा लाइन में तीसरा नंबर पर ही आएगा। ठीक है, ये फिक्स है, इसको समझने का कोशिश कीजिए। जैसे अगर एक छोटा सा हम आपसे एग्जांपल पूछते हैं, ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, इसको मिटाने के बाद जो है एक छोटा सा एग्जांपल पूछते हैं। कोई अवयव है, ठीक है, देखिए बड़ा अवयव मान के चलते हैं। ठीक है, आपको निकालना है, देखिए क्वेश्चन दे देते हैं। चलिए निकालना है, तो कैसे निकालिएगा पढ़ के देखिए। A3 1 का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब अवयव है ना, किसका अवयव? तो बड़का ए का अवयव, लेकिन कौन सा? तीसरा के पहला। तो 3 1 लिखने का मतलब क्या हुआ कि तीसरा लाइन का पहला अवयव। तो तीसरा लाइन माने तीसरा पंक्ति ना, तो तीसरा लाइन कौन है? ये वाला। इसका पहला अवयव, पहला अवयव कौन सा है? 6। इसका आंसर कितना हो गया? 6। अगर हम कहते हैं 4 2, 4 2 का मतलब क्या हुआ? 4 2 माने कुछ या 8 नहीं, 4 2 का मतलब क्या? 6 नहीं, 4 2 का मतलब चौथा लाइन में दूसरा नंबर। तो चौथा लाइन में दूसरा नंबर कौन सा है? 3, आंसर हो गया। अगर आप कहते हो 3 4, 3 4 का मतलब क्या? तीसरा लाइन का चौथा नंबर अवयव, तीसरा लाइन का चौथा अवयव कितना है? 11। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल दें इन तीनों को सोल्व कीजिए, तब तो इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 2 3, 2 3 कहने का मतलब दूसरा लाइन का तीसरा नंबर अवयव, दूसरा लाइन का तीसरा अवयव कौन सा है? 4, आंसर हो गया। अगर हम आपके पास क्वेश्चन पूछ दें 2 4, 2 4 का मतलब दूसरा लाइन का चौथा नंबर क्या है? 5, आंसर हो गया। 4 3, 4 3 कहने का मतलब चौथा लाइन का तीसरा अवयव, तीसरा अवयव कौन सा है? 2, आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहां तक का? नहीं। कहने का मतलब अगर कोई अवयव दिया हुआ है तो उसमें अब अवयव तो आप आराम से ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अब फिर जस्ट इसका हम रिवर्स जाएंगे। रिवर्स क्या जाएंगे कि आपको आपके पास में अवयव दिया हुआ रहेगा और अवयव को ज्ञात करना होगा। कैसे? जो देख लीजिए। ठीक है, देखिए कैसे। यह आपका शायद 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है।
अभी तक जो भी पढ़े हो वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं वो आपको शायद कभी पूछ भी सकता है, लेकिन जब भी पूछेगा तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। देखिएगा क्वेश्चन किस रूप में होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये होगा 3/2 अव्यूह की संरचना करें। 3/2 अव्यूह की संरचना करें, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अब आपको अव्यूह बनाना है, मतलब दिया हुआ नहीं है, आपको तैयार करना है, ठीक है। तैयार करना है मतलब क्या क्या आएगा वो आपको बतलाना है। संरचना करें जिसके अवयव, जिसके अवयव, देखिए अवयव को किससे सूचित करते हैं, ए आई जे। ए आई जे बराबर i² प्लस 2j है, जिनके अवयव क्या है, ए आई जे बराबर i² प्लस 2j है। तो चलिए पहले क्या हुआ, पहले हुआ था कि अवयव दिया हुआ था, अवयव ज्ञात करते थे, अवयव ज्ञात करते थे ना कि किस नंबर पर कौन सा है। अब जो है आपको अवयव दे चुका है और अब अवयव दे चुका है और अवयव ज्ञात करना है, तो कैसे कीजिएगा। देखिए सिंपली उपाय क्या कीजिए, संरचना किसकी करनी है, 3/2 की। तो 3/2 का संरचना करना है तो 3/2 का जो है एक ढांचा तैयार कीजिए कि किस प्रकार से होगा। तो 3/2 का जब आप ढांचा तैयार कीजिएगा तो 3/2 कहने का मतलब स्मॉल ए है तो कैपिटल ए के अंदर ही रहेगा, ठीक है। कितना बाई कितना का, 3/2 का। तो 3/2 कहने का मतलब है 3 गो पंक्ति और 2 गो स्तंभ। ए है तो सब स्मॉल ही रहेगा, पहला में भी 2, दूसरा में भी 2 और तीसरा में भी 2। पहले नंबर पे पहला में आया, पहले नंबर पे दूसरा में आया, ठीक है, कोई दिक्कत। ये दूसरा नंबर है ना, तो दूसरा नंबर पे पहला में आया, दूसरा नंबर पे दूसरा में आया, ठीक है। ये तीसरा है ना, तो तीसरा नंबर पे पहले में आया, तीसरा नंबर पे दूसरे में आया। चलिए ये एक आपके पास ढांचा तैयार हो चुका है। कहने का मतलब है कि इसी के आधार पे हम आगे का काम करेंगे। तो काम करके देखते हैं। आपके पास तैयार करना है 3/2 का अवयव, ठीक है। तो 3/2 का तो ढांचा हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ढांचा में शामिल जितना भी अवयव है सबको हम बाहर लिखते हैं। A11 A12 हो गया पहला लाइन, A21 A22 A31 A32 हो गया सारा का सारा, ठीक है। अब हम लिखें क्यों हैं, तो लिखे हैं समझने के लिए। क्या समझने के लिए वो देखिए। शायद आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है क्वेश्चन में। फॉर्मेट क्या दिया हुआ है कि ए आई जे बराबर क्या है, i² प्लस 2j, ठीक है। i² प्लस क्या है, 2j। अगर आप देखें ध्यान से तो शायद समझ में आए। A11 कहने का मतलब क्या, i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू भी 1, मतलब i और j का वैल्यू आपको यहीं से प्राप्त होता है। तो यहां से मान निकालिए और यहाँ पे पुट कीजिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या आया, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1। तो i के जगह पे 1 रखिए और j के जगह पे भी 1 रखिए, आंसर कितना आया, 3। वैसे ही सेकंड नंबर पे कीजिएगा तो i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 2, मतलब i का वैल्यू प्लस में j का वैल्यू डाल दिए, सोल्व करके आंसर कितना आया, 5। ठीक उसी प्रकार i का वैल्यू 2, जो पहले आएगा i और जो बाद में आएगा वो j। तो सेम कहानी कीजिए, i का वैल्यू प्लस में j का वैल्यू, आंसर कितना आ गया, 8। सेम कहानी i का वैल्यू j का, हाँ देखिए गलती हो गया ना, j का वैल्यू कितना है, 1, आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6। देखिए इसमें क्या है, i का वैल्यू 2, j का वैल्यू भी 2,
तो आई का वैल्यू प्लस में जे का वैल्यू सोल्व करके कितना आ गया 8। इसको सोल्व कीजिएगा, आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू 1, तो हो गया आई का वैल्यू प्लस में जे का वैल्यू सोल्व करके क्या हो गया 11। वैसे ही सोल्व कीजिएगा, आई का वैल्यू प्लस जे का वैल्यू सोल्व करके कितना आ जाएगा 13। तो देखिए सब जगह का मान आपको पता चल चुका है, तो यही जो मान है आप इसमें पुट कर दीजिए तो शायद यही आपका जो है अवयव तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब इसी को फिर से लिखते हैं, तो A11 की जगह पे क्या आया है बोलिए 3, A21 की जगह पे क्या आया है 5 लिखा गया, 12 के जगह पे 5, 21 के जगह पे क्या आया है 6 और 22 के जगह पे क्या आया है 8, 31 के जगह पे क्या आया है 11, 32 के जगह पे क्या आया है 13। शायद आप देख रहे होंगे कितना बाई कितना का अवयव है, तो 3/2 का अवयव है। देखिए अवयव का संरचना करना था, शायद आप लोगों ने संरचना कर लिया, हो गया ना तैयार, और यही जो तैयार अवयव है यही आपका क्या आंसर है। ठीक है, देखिए यहां तक जो आप पढ़ रहे हैं अवयव के बारे में या उसके अवयवों के बारे में, ये आपका सबसे बेसिक चीज है। कहने का मतलब अवयव का बेसिक पार्ट जो है आप खत्म कर चुके हो। अब जैसे ही हम आगे टॉपिक निकालेंगे तो अब क्या यूज होगा, अब यूज होने वाला है आपका अवयव की संक्रियाएं। संक्रियाएं कहने का मतलब क्या हुआ, उसका जोड़ है, घटाव है, गुना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप जाओगे तो आपको पढ़ना होगा अवयव का परिवर्त, जिसको कि आप ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स भी कहते हो। उसके बाद आपको इन्वर्स भी पढ़ना होगा, माइनर होगा, कोफैक्टर होगा, एडजॉइंट होगा। तो अगले क्लास में अवयव का टोटल चैप्टर हम खत्म करेंगे, टोटल क्लियर करेंगे, चाहे तो उसमें 1.5 घंटा लगे या 2 घंटा लगे। आज बेसिक होने के चलते आपका जो है यहीं पे हम खत्म करते हैं क्लास। लेकिन एक बात हम फिर से बोलते हैं कि जिसे भी अगर इनवर्स ट्रिगो में कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट यूट्यूब पे कमेंट करके डायरेक्ट वहां से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, या तो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ, या केसी सिन्हा का चैप्टर नंबर, मतलब किसी भी बुक से केसी सिन्हा और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर भी बताओगे तो चलेगा। उसके अलावा अगर कोई बुक है आपके पास तो आप उसका क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। ठीक है, आपको रिप्लाई क्विकली मिलेगा। कोई भी दिक्कत है तो आप तुरंत पूछ सकते हो, क्योंकि बिना दिक्कत सोल्व किए हुए कंप्लीट नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, अवयव तो स्टार्ट कर चुके हैं, अवयव स्टार्ट हुआ है, आगे ये आपका सबसे बेसिक क्लास हुआ। ठीक है, जिसको अगर इसमें दिक्कत है तो ये आप अभी पूछ लो, नहीं तो आगे चल के अगर अभी नहीं पूछोगे तो आगे चल के इसमें और दिक्कत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ऐसा मेरा सोचना है। तो अच्छा यही रहेगा कि इस चीज को आप अभी से थोड़ा थोड़ा क्लियर कर लीजिए। जो नहीं पढ़े हैं, शायद बहुत लोगों का तो ये पढ़ा हुआ होगा, इसलिए ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, और पूरे अवयव चैप्टर का जो नोट्स होगा वो शायद आपको आज शाम तक मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लास यहीं पे ख़त्म होता है।